थोड़ा सा मैथ के जानकारी को ध्यान में रखते हुए इंग्लिश को हम लोग उसके साथ मिक्सअप करेंगे, थोड़ा सा पंच करेंगे। उसके बाद इंग्लिश को और भी इंटरेस्टिंग बनाएंगे ताकि दुनिया के हर लोग इंग्लिश पढ़ सकें। जो लोग काफ़ी कमज़ोर हैं, जो लोग कभी इंग्लिश पढ़े नहीं हैं, जिनको इंग्लिश बताया नहीं गया ढंग से, वो लोग भी इंग्लिश को अच्छी तरह से पढ़ पाएंगे, सीख पाएंगे, समझ पाएंगे। क्योंकि मैक्सिमम लोग होते हैं जो इंग्लिश को समझ नहीं पाते। अगर नहीं समझ पाते हैं तो कोई बात नहीं है। जैसे आप देखिए, हम लोग जैसे मैथ पढ़ते हैं, मैथ सीखते हैं, तो यहाँ लिखा रहता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, याद है? अगर ऐसे पूछा जाए थोड़े सा भी जिनको जानकारी है मैथ्स के बारे में, कि जैसे मैथ्स के जो नंबर देख रहे हो, हमको लगता है नर्सरी केजी से नीचे से लेकर ऊपर तक सभी लोग जानते होंगे ये नंबर को। लेकिन एक इन्फॉर्मेशन है, उसमें 80-90% लोग हैं जो नहीं जानते हैं। कुछ लोग हैं जो नहीं जानते हैं, लेकिन आप जो जानते नहीं हैं, हम चाहते हैं 100% लोग जाने इसको। मैथ्स में जितने भी नंबर आपको दिखाई पड़ रहे हैं, सभी नंबरों में एक नंबर है जो कॉमन है। वो नंबर कौन सा है जो सभी नंबरों में कॉमन है? वो है 1। 1 जो है सभी नंबरों में छिपा हुआ है, ऐसा आप मान लीजिए। अगर आप जानते हैं तो और अच्छा है। 1 जो नंबर है सभी नंबरों में कॉमन है, ऐसा हम लोग को मालूम है। अगर मालूम नहीं है तो आप जहां मैथ्स पढ़ते हैं, जो आपके मैथ्स के सर हैं, उनसे पूछिए और उनसे जानकर अपने आप को कन्फर्म कर लीजिए, कॉन्फिडेंट मिलाइए, तो आपको ये ज़्यादा समझ में आएगा। जितना भी नंबर्स है सभी नंबरों में 1 कॉमन है। आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप 1 को 1 से इंटू कीजिए, कितना आता है देखिए। 2 को भी 1 से इंटू कीजिए, देखिए कितना आता है। 3 को 1 से इंटू कीजिए, कितना आता है देखिए। इसका मतलब होता है सभी नंबरों में 1 कॉमन है, तभी तो इंटू करने से उतना ही आ रहा है। हम एक बार पढ़ा रहे थे, लोगों से पूछा कि सभी नंबरों में एक नंबर कॉमन है, बताओ। तो लोगों ने कहा 0। अब अंदाजा करो, अगर 0 को अगर 1 में इंटू करेंगे तो क्या होगा? अगर 2 को 0 से इंटू करेंगे तो क्या होगा? 3 को 0 से इंटू करेंगे तो क्या होगा? इसका मतलब ऐसा कभी नहीं कहेंगे कि सभी नंबरों में 0 कॉमन है। अगर आपको पता है तो वो बताओ, अगर पता नहीं है तो सीख कर, जानकर बताओ। अंदाज से उल्टा पुल्टा नहीं बोल सकते आप। तो आपको देख लेना पड़ेगा जितने भी नंबर हैं सभी नंबरों में 1 कॉमन है। वैसे ही आज हम लोग पढ़ेंगे कि इंग्लिश में जितना भी मेन वर्ब होते हैं, जितने भी मेन वर्ब हैं, आप पूछेंगे सर मेन वर्ब मतलब? अगर आप हिंदी स्पीकिंग पीपल हैं इंडिया के, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मेन वर्ब का मतलब होता है हिंदी में जितने भी वर्ड आते हैं, जिन वर्डों के लास्ट में ना आता है, आना जाना, खाना, पढ़ना, लिखना, उठना, बैठना, सोना, देखना, जिस भी वर्ड के लास्ट में ना आता है उसी को इंग्लिश में मेन वर्ब कहते हैं। तो आप आराम से लगातार प्रैक्टिस कीजिए। आना जाना, खाना, पढ़ना, खेलना, सोना, देखना, जगना, इस सभी को कहते हैं मेन वर्ब। आप क्या करेंगे, हिंदी में सोचेंगे ना वाला वर्ड और उसको इंग्लिश में यहाँ पर ऐसे लगातार लिखते जाएंगे। गो, कम, प्ले, रीड, ईट, हेल्प, ऐसा लिखेंगे। डू, ऐसा। तो ऐसे करके आप जितना भी मेन वर्ब आप जानते हैं, आपके कुछ कॉमन मेन वर्ब आपके जो ओरली आपको याद है, तो उन सब मेन वर्बों को लाइन से लिखेंगे। गो, कम, प्ले, रीड, ईट, हेल्प, डू। जैसे आप लिख लेंगे तो आपको कंपेयर करना पड़ेगा ऊपर जो नंबर्स दिए हैं उनके साथ। आपको शुरू में मैंने बता दिया कि मैथ्स में जितने भी नंबर्स हैं सभी नंबरों में 1 जैसे कॉमन है, वैसे ही आज से, अभी से हमको जानना पड़ेगा इंग्लिश में जितने भी मेन वर्ब हैं सभी मेन वर्बों में डू कॉमन है। ये आपको मान लेना पड़ेगा। जितने भी मेन वर्ब हैं इन सभी मेन वर्बों में डू कॉमन है। ध्यान से देखिए, कुछ जितने भी मेन वर्ब हैं सभी मेन वर्बों में डू कॉमन है। अगर आपको ऐसा विश्वास हो जाता है तो आपको एक सवाल लिखना पड़ेगा। एक मैथ्स का पंच किया हुआ इंग्लिश का एक फ्रैक्शन लिखना होगा, फैक्टर करना होगा। वो ये लिखा हुआ है 1 इक्वल टू डू। 1 इक्वल टू डू का मतलब आपको साबित करना है 1 इक्वल टू डू। कैसे 1 डू के समान है, कैसे डू 1 के बराबर है। हम अगर पूछेंगे 1 बराबर है डू का या डू बराबर है 1 का, आप साबित करके दिखाओ, तो आप साबित करेंगे सर मैथ में जितने भी नंबर हैं सभी नंबरों में जैसे 1 कॉमन है, वैसे ही इंग्लिश में जितने भी मेन वर्ब है, गो, कम, प्ले, रीड, ईट, डू, हेल्प, उन सभी में डू कॉमन है। इसीलिए मैंने लिखा 1 इक्वल टू डू। इससे यह साबित होता है कि आप मान लीजिए इंग्लिश में कोई एक सेंटेंस लिखना चाहते हैं। ये सब समझ में आ गया? अगर आप सही में समझ में आ गया तो आपको समझ में आएगा कि इनको सीखने से हमको फायदा क्या होगा, हम लोग इसको पढ़ क्यों रहे हैं। जितने भी आप सेंटेंस देख रहे हैं, जितने भी वर्ब देख रहे हैं, उन वर्बों का जानकारी को अपने साथ रखिए, अपने दिमाग में रखिए। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है यू गो टू
स्कूल ऐसा लिखा हुआ, यू गो टू स्कूल लिखा हुआ। हमारा फोकस होना चाहिए वर्ब पे, गो पे, क्योंकि हमारा चैप्टर है गो, वर्ब गो लिखा हुआ है। और हम गो को देखेंगे तो पहले जब गो को देखते थे तो हमको दो ही चीज याद रहता था, एक गो का स्पेलिंग क्या है और दूसरा गो का मीनिंग क्या है। आज उस जानकारी में एक चीज और ऐड हो गया कि जितना भी मेन वर्ब होता है उन सभी मेन वर्बों में डू छिपा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, उस गो को इस जानकारी के साथ कि उसमें डू छिपा हुआ है उसको फैक्टर करेंगे। अगर उसको फैक्टर करेंगे तो आप अगर फैक्टर ऐसा करेंगे, देखिए कैसे फैक्टर मैंने किया है, मैंने उसको अलग अलग लिख के दिखा दिया। ऐसा क्यों दिखा दिया, क्योंकि विश्वास हो गया मुझे कि जितने भी मेन वर्ब हैं उनके साथ डू छिपा हुआ है। मैंने उसको अलग अलग कर दिया। अब बोलेंगे सर अलग अलग कर दिया क्यों? अलग अलग करने का कारण है कि अगर आप इस सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाना चाहते हैं तो डू को बाहर निकालेंगे, यू को अंदर कर देंगे, आपका सेंटेंस ऑटोमेटिकली इंट्रोगेटिव हो गया। ये डू को बाहर निकालेंगे तो वो इंट्रोगेटिव होगा, वो तो बाद में होगा। पहले ये तो पता करो डू आ रहा कहां से, क्योंकि जितना भी मेन वर्ब होता है उसमें डू छिपा हुआ रहता है, इसलिए डू को मैंने बाहर निकाल दिया, तो आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव बन गया। लेकिन अगर आप नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, उन्हीं दोनों के बीच में नॉट लिख देना पड़ेगा। तो आप नेगेटिव भी बना सकते हो, आप इंट्रोगेटिव भी बना सकते हो इसी इंफॉर्मेशन के साथ। तो हम लोग का सवाल कैसा बना, हम लोग का मैथ कैसा बना, यहां पर लिखा हुआ रहेगा डू प्लस गो इजिकल टू गो, डीड प्लस गो इजिकल टू वेंट। ये दो चीज हमको फ्री में समझ में आ गया। ये दो चीज जब समझ में आ गया तो तीसरा चीज एकदम से फ्री में समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे यू है इसलिए गो लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर अगर ही रहता तो यहाँ पे गोज लिखा हुआ रहता, ही गोज टू स्कूल। तो आपको देखना पड़ेगा कि अगर गो है तो हम लोग अगर फैक्टर करते हैं तो गोज होता है, लेकिन अगर गोज रहे, गो को अगर फैक्टर करते हैं तो डू गो होता है, लेकिन अगर गोज रहता है तो गोज को फैक्टर करेंगे तो वो डज गो होगा। आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा डज और यहाँ लिखना पड़ेगा गो। क्यों लिखना पड़ेगा डज? क्योंकि जो डज है वो कभी न कभी डू था, वो डज बन गया है क्योंकि गो में गोज था। इसका मतलब गो में गोज हो या कम में कम्स हो, रीड में रीड्स हो, या ऐसा क्यों होता है? ये आपको पहले वाले वीडियो में बताया गया है। पहला वर्ब जब अपोजिट ऑफ नाउन है वहां बताया गया कि जिस सब्जेक्टों के साथ इज होता है वहीं पे गोज होता है, वहीं पे कम्स होता है, वहीं पे रीड्स होता है। अब यहाँ पर बताया गया कि अगर गोज है, अगर रीड्स है, अगर कम्स है, अगर उसको फैक्टर करेंगे तो आपका होगा डज गो। जब डज गो हो जाएगा तो पहले की तरफ सब्जेक्ट जहां वहीं रहेगा, ऑब्जेक्ट जहां पे है वहीं रहेगा। बस आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इसको इंट्रोगेटिव बनाना है तो डज को बाहर निकालिए, ही को अंदर कर लीजिए, ही को अंदर कर लेंगे, या नॉट नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो जस्ट बीच में नॉट लिख देंगे, बस हो गया पहले की तरह। तो हमारा सवाल कैसा बनेगा, हम लोग का फॉर्मूला के हिसाब से डू प्लस गो इजकल टू गो, डीड प्लस गो इजकल टू वेंट, और डज प्लस गो इजकल टू गोज, ये बना हमारा। अब इन तीनों में क्या कॉमन है आप ध्यान से देखो, तीनों में कॉमन क्या आप ध्यान से देखो, तीनों में गो कॉमन है। इसका मतलब आप डू निकालो तभी गो बचेगा, डीड निकालो तभी गो बचेगा, डज निकालो तभी गो बचेगा। मतलब क्या, आप डू कब निकालोगे वो आप समझो जब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, डीड कब निकालेंगे कब, अब आप समझो जब वर्ब का सेकंड फॉर्म रहेगा तो, और बचेगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अगर गो डज कब निकालेंगे, जब गोज रहेगा तो डज निकालेंगे और गोज फिर से गो बन जाएगा। तो ये हमारा जानकारी है, इसीलिए मैंने आपको साबित करके दिखाया 1 इजिकल टू डू। थैंक यू।